किसी शहर में विपिन नाम का एक खरगोश बच्चा रहता था और उसकी बहन अवनी गीदड़ भी रहती थी। एक दिन दोनों बाहर से भागते हुए घर में घुस गए और चिल्लाने लगे, मम्मी बचाओ, भैया मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ मम्मी, ये मेरे बालों को खींच रहे हैं और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे तू आज कहाँ कहाँ भागेगी, तुझे मम्मी और पापा में से आज कोई भी नहीं बचाने वाला, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला है आज। तभी अंदर से उनकी मम्मी पुष्पा लोमड़ी आती है। अरे तुम दोनों कभी भी बिना लड़े झगड़े नहीं रह सकते क्या? जब देखो बस लड़ते ही रहते हो, जो भी मेहमान आता है उसे भी तुम परेशान करके रख देते हो। मम्मी हम दोनों तो बस खेल ही रहे थे। नहीं मम्मी, ये खेल नहीं रहे थे, ये तो मुझे मार रहे थे, मेरे बालों को नोच रहे थे, देखो ना मेरे बालों की हालत कैसी कर दी है। तुम दोनों चुपचाप से जाकर टीवी देख लो और मुझे अभी परेशान मत करो, मुझे अभी बहुत काम करना है, इसलिए मुझे काम करने दो, समझे ना? अब लड़ाई मत करना वरना दोनों को एक एक चपाट मार दूंगी। हाँ मम्मी, हम दोनों टीवी देख लेंगे, आप जाओ और अपना काम कर लो। दोनों जाकर टीवी देखने लगते हैं। तभी दोनों रिमोट लेने के लिए लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से रिमोट छीनना शुरू कर देते हैं। लो रिमोट मुझे दो, मैं स्पाइडरमैन की मूवी देखूंगा। नहीं, मुझे तो कार्टून देखना है, मैं तुम्हें रिमोट नहीं दूंगी, मुझे वो मूवी नहीं देखनी, वो सड़ी हुई सी मूवी मुझे नहीं अच्छी लगती। इतना शोर मचाने की वजह से मम्मी बाहर आती है और बच्चों को डांटना शुरू कर देती है कि तभी वहाँ से उनके पापा ऋतिक सियार आते हैं और उसके साथ एक लड़की भी आती है। बच्चों चलो मेरे सवाल का जवाब दो, ये लड़की कौन है? दोनों बच्चे अपना दिमाग लगाकर सोचने लग जाते हैं, मगर फिर भी वे उन्हें याद नहीं आता है कि आखिर वह लड़की कौन है। वे दोनों हार मान जाते हैं। बेटी दीपा, तुम बहुत थक गई होंगी, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। साथ में चल देती है। तभी बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा हमें अभी भी याद नहीं आया कि ये कौन है, आप ही बता दो ना कि ये कौन है। अरे बच्चों, ये तुम्हारी चाची की लड़की है और इनके पेपर हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आई हैं। पेपर देने के बाद यहाँ से चली जाएंगी। तुम बच्चों ने जरा भी परेशान मत करना, समझ में आई ना बात? पीछे से मम्मी भी आती है। हाँ पापा सही कह रहे हैं, दीदी को कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम दोनों में से कोई उनके कमरे में जाएगा। पर मम्मी, मैंने बोला ना परवर नहीं, चलो अब जाओ अपने अपने रूम में। दोनों बच्चे रात को चुपके से दीपा दीदी के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी उनकी मम्मी आ जाती है और दोनों को डांट कर भगा देती है। और अब विपिन और अवनी दोनों ही सोचने लगते हैं कि आखिर वह अपनी नई दीदी से कैसे बात करें। उनकी मम्मी तो उनसे मिलने भी नहीं दे रही है। अरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी दीदी, शांत रहो, किसी से बताना मत कि मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हम किसी को भी नहीं बताएंगे, मगर दीदी आपकी पढ़ाई का क्या? आपका तो पेपर है ना? मैंने पढ़ाई कर ली है और मैंने सब याद भी कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो बताओ, तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं। और फिर वे तीनों खेलने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। दोनों बच्चे अपनी नई दीदी के साथ खेलते हुए बहुत खुश थे। महाबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कवि समोसे बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और काफी पैसा बचाकर छोटे घोंसले से एक बड़ा घोंसला खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी मुझे 2 समोसे दो और हिसाब खाते में लिख लो। कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से समोसे 20 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगे, बल्कि 40 रुपए प्लेट मिलेंगे, समझे कि नहीं? अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपको रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको हर 15 दिन में पैसे दे देता हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम जैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में समोसे बेचा करती थी। अब दीदी दीदी करना बंद करो और पैसे रखो। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती, बाद में समोसे देती थी। जंगल के पक्षियों के पास और कोई समोसे की दुकान नहीं थी जिसका सुंदरी फायदा उठा रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना समोसे का ठेला खोलती है।
उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उसे झगड़ा करने के लिए चली जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने समोसे क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुंदरी दीदी, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे अनुभव के सामने मेरी क्या औकात। वैसे भी मेरे ठेले के कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारी ज्यादा बड़ी दुकान है, मेरा छोटा सा ठेला है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगी, क्योंकि वो समोसों को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली। इसकी दुकान से ग्राहक खींचने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने समोसे बड़े कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बड़े समोसे बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा तेल लगेगा और मुझे फायदा भी नहीं होगा। ऐसा करती हूँ कि समोसे में मिलावटी इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बड़ा कर देती हूँ। ऐसे सुंदरी मन में सोचती है। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में समोसों में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो समोसे ले लो, जंबो समोसे, इतने बड़े समोसे कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे अपनी दुकान में बैठ के चिल्लाती रहती है। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और समोसों का साइज देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में सुंदरी की जंबो समोसे बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। लेकिन तभी वहाँ समोसे खाने वाले उल्टियाँ करने लगे। सुंदरी घबरा जाती है। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। सुंदरी, तुमने इन समोसों में क्या मिलाया है जिससे सबकी तबीयत खराब हो गई? इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो समोसों का, लेकिन समोसे के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद समोसे खिलाती है। तुम्हारी समोसों का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे कई महीनों से हम बीमार हैं। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट समोसे बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसको बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की समोसे की दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। कोंडागांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल, ईमानदार था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गाँव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं जी, शहर
नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचे। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए वो बढ़ चढ़कर पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत भी सुधारने लगती है और लोग अब सबक ले लिए कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं आती। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो गए और बबलू ने सुपर स्टोर शुरू किया। अब से गांव वाले उससे पैसे देकर ही सामान लेते थे। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक नगर में रिंकू खरगोश और भल्लू भालू रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंकू को जंगल में जाने का काम पड़ता था। वहाँ पर एक चालाक और बदमाश पिग्गी रहता था। वो खरगोशों को लेकर शेरा को बेच देता था। पिग्गी जंगल में मिलने वाले खरगोशों को रास्ता भटका देता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन भल्लू और रिंकू जंगल में गए। भल्लू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिंकू आगे चला गया। पिग्गी उसको छुप कर देखता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। और पिग्गी रिंकू के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो किसी काम से आया हूँ, आप कौन हैं? मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहाँ पर सबकी मदद करता हूँ, खासकर खरगोशों की। लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पिग्गी को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसने का दिखावा करता है। सोच लो खरगोश, कहीं लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन भल्लू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पिग्गी चुप हो जाता है। क्या हुआ? आप परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त को? नहीं जी, मैं पास में ही हूँ, अगर मदद लगे तो बुलाना। दोनों दोस्त वापस नगर आ जाते हैं, लेकिन भल्लू को पिग्गी की बात खटक रही थी। रिंकू, वो पिग्गी बदमाश है, तुम्हें उससे जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी गलत आदमी लग रहा था, लेकिन मुझे तो जंगल जाना ही पड़ता है। इस बार तो तुम थे, अगली बार क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। भल्लू रिंकू को एक अलार्म घंटी देता है। रिंकू उस अलार्म घंटी को अपने गले में पहन लेता है और थोड़े दिनों बाद वो फिर से जंगल जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे पिग्गी मिलता है।
आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम्हारा बड़ा भालू दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। किसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास नहीं है? पिग्गी रिंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिंकू अलार्म घंटी का बटन दबा देता है। भल्लू के पास अलार्म घंटी की तेज आवाज पहुंचती है। फिर भल्लू तुरंत ही रिंकू के पास पहुंच जाता है। पिग्गी भल्लू को देखकर डर जाता है और भल्लू गुस्से में पिग्गी की पिटाई कर देता है। भल्लू और रिंकू की सूझबूझ से अब पिग्गी पकड़ा जाता है और जंगल के रास्ते जाने वाली सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से भल्लू और रिंकू की बड़ी मुसीबत में भी बड़ी समझदारी काम आई। एक समय की बात है, एक शहर में चंपक नाम का एक शेर पापा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम रिंकू और पिंकी था। चंपक के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी। वो आदत थी आलस की। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और देर तक सोता रहता था। पापा, आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में बहुत देरी हो जाती है और टीचर से भी हमें बहुत डांट पड़ती है। आप सुबह जल्दी उठा करो ताकि आप हमें समय से स्कूल छोड़ सको। अरे बच्चों, मैं सुबह, यही तो दिक्कत है। मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ पर नींद खुलती ही नहीं। हम भी तो जाग जाते हैं, आपकी नींद बस पूरी नहीं होती। बच्चों, मैं एक ऑटो तुम्हारे आने जाने के लिए लगा दूंगा जो तुम्हें समय से स्कूल ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। तभी चंपक पापा के पापा यानी कि दादाजी आते हैं। बच्चों के लिए ऑटो लगा देगा लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेगा। अरे पापा, आप फिर शुरू मत हो जाना। ऐसा कहकर चंपक पापा काम के लिए निकल जाते हैं पर वो ऑफिस देर से पहुंचते हैं। पर उन पर तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तो हमेशा ही लेट आते थे और बॉस की डांट सुनते थे। बॉस, चंपक, टाइम देखो, आज तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। तुम्हारी वजह से क्लाइंट भी चला गया। सॉरी सर, पर मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई है। मुझे ही बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है और स्कूल छोड़कर आना पड़ता है। बस इसी में लेट हो जाता हूँ। बॉस को चंपक पापा की बातें सुनकर तरस आ जाता है और वो उसे आगे कुछ नहीं कहते। लेकिन पापा अपनी आदत से अभी भी बाज नहीं आते और हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुँचते हैं और हर दिन एक नया बहाना बनाते हैं। एक दिन तो बॉस को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चंपक से कहा, आज से तुम 1 घंटे बाद घर जाओगे। सबके जाने के बाद तुम्हें 1 घंटा रुककर ऑफिस में काम करना है, समझे? ठीक है सर। चंपक को 1 घंटे और रुककर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इस बात से बहुत खुश था। तभी चंपक के पास उनके एक कलीग आए जिनका नाम चुन्नू बंदर था। अरे चंपक भाई, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप ध्यान से काम करना क्योंकि रात को यहाँ भूत आते हैं। एक बार मैं ऑफिस में रुका था तब एक भूत ने मुझे पकड़ लिया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, पर उसके बाद से आज का दिन है मैं कभी ऑफिस में रात को नहीं रुका। ऐसा कहकर चुन्नू बंदर वहाँ से चला जाता है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, असल में कोई भूत वूत नहीं होता। मैं तो 1 घंटा सो जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। काम कौन करने आया है यहाँ? 5 बज जाते हैं और सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं। चंपक अपने कैबिन में ही बैठा रहता है और सबके जाने के बाद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो देखता है कि दरवाजे से उसके कैबिन के अंदर एक फाइल चलती हुई आ रही है। उसे देख वो डर जाता है। अरे ये फाइल अपने आप कैसे चल रही है? कहीं वो चुन्नू बंदर सही तो नहीं कह रहा था? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भूत महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से यहाँ कभी नहीं रुकूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। फाइल अभी भी चले जा रही थी। चंपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। गार्ड उसे देखता है तो चंपक उससे कहता है, भाग जाओ, ऑफिस के अंदर भूत है। कौन सा भूत? मैं भी तो देखूं जरा। गार्ड ऑफिस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि फाइल अपने आप चले जा रही थी। गार्ड फाइल को उठाकर देखता है तो पाता है कि फाइल के नीचे तो एक छोटा चूहा था जो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से चंपक सुधर जाता है और आलस छोड़कर ऑफिस समय पर जाता है।
शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू, तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है। मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे, ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू। ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ। मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो, अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है।
बागलपुर गांव के जंगल में पीलू मिठाई बेचने का काम किया करती थी। उसकी बनाई हुई जलेबियाँ लोगों को बहुत पसंद आते थे। गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वाह पीलू, ऐसी जलेबी तो मैं 1 किलो भी खा जाऊं तो भी मेरा मन नहीं भरेगा। ऐसे ही एक दिन पीलू से मिलने के लिए उसकी एक सहेली सुंदरी आती है। पीलू, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मिठाई के बारे में बहुत सुना है। गरम जलेबी तो बहुत ही मशहूर है तुम्हारी। कितना कमा लेती हो बहन? सुंदरी, भगवान की दया से इतना कमा लेती हूँ कि एक जमीन खरीदने की सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो मैं सही समय पर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम शहर चलो और वहाँ पर जलेबी का काम शुरू करो। शहर में तुम्हारी जैसी जलेबी कोई नहीं बनाता है। वहाँ तो तुम बंगलो बना लोगी, इतने पैसे मिलेंगे वहाँ। अरे नहीं, शहर तो क्या, मैं तो दूसरे गांव भी नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत खर्चा आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बहन, मैं हूँ ना। मेरे शहर में करोड़ों का कारोबार है, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम मुझे अपनी दुकान के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ व्यवस्था कर दूंगी। फिर तुम वहाँ आकर जलेबियाँ बनाना, लोगों की लाइन लग जाएगी। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई सुंदरी को दे देती है और शहर जाने के सपने देखने लगती है। एक हफ्ते के बाद पीलू शहर जाती है। पीलू सुंदरी को फोन करती है, लेकिन सुंदरी फोन नहीं उठाती है। ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाता है, लेकिन पीलू को सुंदरी का कोई पता नहीं चलता है। सुंदरी मेरी बचपन की सहेली है, मैंने उस पर भरोसा करके अपनी पूरी कमाई दी थी, मुझे उसने धोखा दी है। पीलू ये सोचकर रोने लगती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने दुख से उबर जाती है। तुम मुझसे मेरे पैसे ले सकती हो सुंदरी, लेकिन मेरी जलेबी बनाने की कला नहीं। मैं शहर में जलेबी बनाऊंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के साइड में जलेबियाँ बेचने लगती है और कुछ दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन उसे सुंदरी दिखाई देती है। सुंदरी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दी हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पीलू, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शहर में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन सब यहाँ की भीड़ में फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो अपना रास्ता खुद बनाओ, मैं चली। ये कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू सोचती है कि सुंदरी के धोखे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया है कि अब वो शहर के भीड़ भाड़ में भी कुछ अलग करे। अगले दिन से पीलू एक नया आइडिया लगाती है और काली जलेबियाँ बनाना शुरू कर देती है। काली जलेबियाँ देखकर शहर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे यहाँ क्या काली जलेबियाँ, मैंने तो कभी नहीं देखी। ये काली जलेबियाँ शुद्ध खोवे की होती है। बहुत पहले मेरे पिताजी इसे गांव में बनाते थे। सच में ये तो कमाल की है माँ। इस तरह से पीलू अपनी होशियारी और मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसकी खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू,
इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी, फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की बौछार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। बेलो, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं। सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे है कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ, हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है। अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं। ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।